इस संसार में आने वाले सभी लोगों में से कुछ चंद लोग ही हैं जो वास्तव में इसके लिए खड़े होते हैं। यह ऐसा समय है जब इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जलते उजाले में भी ये राक्षस सरेआम हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इन सब के बावजूद लाखों करोड़ों लोगों में भी मेरी मुलाकात एक महात्मा से हुई। बस याद रखना, जहां तुम एक ज्ञानी से मिलते हो तो वहां तुम्हारे रेगुलर लॉजिक्स काम नहीं करते। ये गाथा है उन दो अजनबी लोगों की जिनका रिश्ता खून से भी बढ़ के था, यानी कि आरके और मैं हूं कृष्णदेव रॉय, चेयरपर्सन ऑफ प्रत्यंगिरा ग्रुप, और ये है हमारी कहानी। आरके की लाइफ कभी आसान नहीं रही कि उसके पैदा होते ही ग्रेविटी ने भी उस पर चार चांद लगा दिए। जब डॉक्टर साहब ने उसे उठाते उठाते गिरा दिया, चाचा जी के हाथों से भी फिसल के गिर गया। आरके के दादाजी ने उसे उठाकर उन सभी लोगों को बहुत जोर से डांट लगाना शुरू किया। वो उन सबको डांट ही रहे थे कि उनके कांपते हाथों से आरके फिर फिसल गया। किस्मत जैसे ग्रीस लगा के बैठी हो। बट इनकी गलती नहीं है। एक बार तो ऐसा हुआ कि पालने में लेटे लेटे वो खुद ही गिर पड़ा। अब तो सबको उसे उठाने में भी डर लगने लगा था। वो इतना गिरता जो था, सर चकराए, दिन में तारे नजर आए। धरती तो एज यूजुअल अपने एक्सिस पे घूम रही थी, पर ये महाशय किसी अलग ही दुनिया में रहने लगे। 2 और 2 जोड़ना मानो कठिन था, पर 4 देखना आसान सा लगने लगा। सीधी भाषा में कहें तो ये वो कैरेक्टर हैं जिन्हें सद्गुरु शंकरन पिल्लई कहते हैं, पर इनके माँ बाप इन्हें रामकृष्णा बुलाते थे, क्योंकि जब भी ये महाशय गिरते तो कोई चिल्ला उठता था, अरे राम, और कोई कहता था, अरे कृष्ण। आरके की फैमिली एक छोटे से गांव तेनाली की रहने वाली थी, पर बाद में वो देवापुर आ गए। तेनाली गांव से होने की वजह से इनका फैमिली नेम ही तेनाली पड़ गया, और इस तरह जन्म हुआ मेरे बुद्धू दोस्त का, तेनाली आरके। इसी बीच मैं एक बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुआ था। मेरे पिता विक्रम रॉय और मेरी माँ राधे रॉय टेक्सटाइल मर्चेंट्स थे। मेरी माँ कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। मेरे पिताजी मेरा नाम अपने पिताजी के नाम पर रखना चाहते थे, देवेंद्र रॉय, जबकि मेरी माँ मेरा नाम श्री कृष्ण के नाम पर रखना चाहती थी, और इस तरह से मैं बन गया कृष्णदेव रॉय। कम उम्र में ही मुझे स्वदेशी कपड़ों की यूनिकनेस और क्वालिटी के बारे में पता चल गया था, और आगे जाके इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मेरी चॉइसेस में दिखने लगा। माई लव फॉर स्वदेशी। जब आप दुनिया में देखते हैं तो लोग आर्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। पेंट एग्जीबिशंस, एंटीक कलेक्शंस, स्कल्पचर्स को बहुत वैल्यू मिलती है, एंड इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री। पर दुख की बात यह है कि हमारे देश में आज भी आर्टिस्ट स्ट्रगल करते हैं बिकॉज ऑफ लीस्ट और नो एनकरेजमेंट। किसी ने सच कहा है कि प्रतिभा का तो सागर है, पर अवसरों की बस एक धारा है। यही वजह थी दैट आई एस्टैब्लिश्ड प्रत्यंगिरा आर्ट गैलरी। हालांकि यह प्रत्यंगिरा ग्रुप का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा था, पर मेरा इंटरेस्ट आर्ट गैलरी में सबसे ज्यादा था, क्योंकि यहाँ सिर्फ आर्ट कलेक्शन नहीं था, ये थी मेरे देश की धरोहर। ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे पास कॉन्टेम्पोरेरी आर्टिस्ट की बनाई हुई 17,000 पेंटिंग्स हैं, 1800 एंटीक्स और 7 पेंटिंग्स जिनकी उम्र कम से कम 700 साल से भी ज्यादा है। अब तक मेरी इस पहल ने कम से कम 1000 आर्टिस्ट और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट किया है। पर जब सब ठीक चल रहा था, हमारी आर्ट गैलरी में कुछ बहुत ही बुरा हुआ। हमारी सभी ग्रेट पेंटिंग्स की एक ग्रैंड एग्जीबिशन अगले 6 महीने में होने वाली थी। इन एंटीक पेंटिंग्स के लिए जो सिक्योरिटी हमने लगाई थी, उसे मारते हुए कुछ चोरों ने हमारी गैलरी को लूट लिया। सभी 7 में से वो 4 पेंटिंग को ही चुरा पाए थे कि 5वीं पेंटिंग ने अलार्म बजाया। इससे पहले कि मेरी कोई सिक्योरिटी कुछ कर पाती, वो बदमाश चारों पेंटिंग्स के साथ भाग गए थे, जिनकी कुल कीमत 17 करोड़ थी। उनकी कीमत से ज्यादा वो पेंटिंग्स एक विरासत थी जो दुनिया के सामने हमारे लिए गर्व की बात थी। इंटरनेशनल डेलीगेट्स और कई मेहमानों ने न केवल मेरी बल्कि इस देश की ओर से एक फेलियर देखा होता। ना ही हम एक ऑफिशियल कंप्लेंट की अनाउंसमेंट कर सकते थे जो हमारे इन्वेस्टर्स को परेशान करती, ना ही हम पूरी इन्वेस्टिगेशन अपने दम पर कर सकते थे। मुझे मदद चाहिए थी। मुझे समझ आ गया था
कि मेरी पहुंच में इतनी ताकत नहीं कि मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सके। मैंने आसमान की तरफ देखते हुए मदद की गुहार लगाई। मैं बस आशा कर सकता था कि इन सब के बीच यूनिवर्स के पास कोई प्लान हो। था, एक प्लान था। आरके पेंटर का काम करता था। नहीं नहीं, आर्टिस्टिक नहीं, वह सिर्फ देवापुर की दीवारों पर पेंटिंग कर रहा था। कुछ बच्चों को उस पर अंडे फेंकने की आदत थी। कुछ बड़े पढ़े लिखे इडियट्स ने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उस पर पेंट भी फेंका। चाहे कुछ भी हो, आरके इन जैसे लोगों के लिए कभी कुछ बुरा नहीं कहता था। वो मदमस्त था, खुद में ही खुश रहता था, जो अपने ऊपर फेंकी गई गंदगी को भी खुद ही धो देता था। अगर उसके लिए कुछ भी मायने रखता था तो वो था पेंट, वो मिल के बने हुए रंग। उसके हालात और कम पैसे में काम कर देने को देखते हुए शहर के हर घर में उसे दोबारा पेंट के लिए काम मिल जाता था। कुछ ऐसा हुआ कि दिन के उजाले में वो बादल मेरी गुहार लिए एक लंबी दूरी तय करके आरके के गांव पहुंच गए। आरके आमतौर पर एक पब्लिक वॉल को पेंट कर रहा था, जिसे लोकल म्युनिसिपैलिटी ने कमीशन किया था। आकाश में बिजली ने आरके को डरा दिया। उसकी माँ ने उसे अर्जुन के बारे में सोचना सिखाया था। जब भी उसे डर लगे, वो अर्जुन के अलग अलग नामों का जप करने लगा। अर्जुन, फल्गुना, कीर्ति, और ऐसे ही अपना काम करता रहा। इतने गहरे बादल और भयंकर बारिश होने के आसार होने पर भी उसकी बुद्धि ने उसे रुककर आराम करने को नहीं कहा। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उसे घेर कर उसकी डमनेस के लिए उसे चिढ़ाया और हमेशा की तरह उसे रंग से भिगा दिया। उसका मजाक उड़ाते उड़ाते वो लोग भी बारिश से डर के वहां से चले गए। हर बार से ज्यादा इस बार आरके बहुत डरा हुआ था और बहुत बेइज्जत भी महसूस कर रहा था। बादल गरजने लगे। उन्हें देख के आरके जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये शोर मत करो। बादलों की गरज एक बार फिर उठी। वो वापस से चिल्लाया। काफी देर तक यही चलता रहा। अब तो गली के कुत्ते भी उसे अजीब तरह से देखने लगे थे। उसने ऊपर पहाड़ की ओर देखा जो बादलों के पास थे, और उन्हें वहीं रहने की चुनौती दी और कहा कि वो उनके लिए आ रहा है। इस बार बादल और भी जोर से गरज उठे। आरके पहाड़ पर चढ़ने लगा, पर बादल अभी भी उसके सिर पर थे और उस पर गरज रहे थे। ये और भी डरावना होता जा रहा था। वो जितने कदम उठा के आगे बढ़ रहा था, उसे हर पल खुद के ऊपर हुए अपमान याद आ रहे थे। बादल की हर गरज ने उसके मन को दुखा दिया। चलती हवा और उड़ती धूल ने उसके सीने पर उसके अपमानों की यादों का बोझ डाल दिया। आसमान की चमक ने उसे उन सभी लोगों की याद दिला दी जो उस पर हंसते थे। जब तक वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उसे अपनी अब तक बिताई हुई पूरी जिंदगी से नफरत सी होने लगी थी। वो आ पहुंचा था एक विशाल मंदिर के सामने, टूटा हुआ, ध्वस्त और धराशायी। पर उसने ये मंदिर पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसे इस पहाड़ पर चढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, और ना ही गांव के ज्यादातर लोगों ने। बजाय उनको जो कभी कभार फल और सब्जियां लेने आते थे, आरके चट्टान के करीब चला गया, जिसके पास देवी मां काली का मंदिर था, लगभग खंडहर जैसा। उनकी आंखें बंद थी, जो एक काली मां की मूर्ति के लिए थोड़ी अनयूजुअल है। खुद को इस तरह बोझिल पाकर आरके ने उस पहाड़ से कूदकर खुद की सभी परेशानियों को खत्म करना चाहा। आज तो बादलों ने भी उसका मजाक सा बना दिया था, मानो उसका कोई वजूद ही ना हो। लेकिन उसका कमजोर दिल इस हरकत को करने से डर रहा था। उसने आंखें बंद कर ली और अपनी मां की बताई गई कहानी को याद करने लगा। एक बार अज्ञातवास के दौरान अर्जुन को भिक्षा लेनी पड़ी थी। ऐसे ही बरसात के दिन में गरजती हुई बिजली आ गिरी, लेकिन अथर्ववेद के ज्ञानी होने की वजह से अर्जुन ने अपनी शक्तियों से गरजती बिजली को अपने वश में कर लिया। इस बात से बारिश के देवता वरुण देव डर गए थे और अर्जुन से माफी मांगी, और इस तरह बिजली आजाद हुई। आरके ने अर्जुन के नाम का जप करना शुरू कर दिया, ताकि उसे भी ऐसा साहस मिल सके। अर्जुन, फल्गुन, कीर्ति, पार्थ, श्वेतवाहन, विवशः, विजय, कृष्ण, सव्यसाची, धनंजय। उसने वैली को नीचे तक देखा और कूदने ही वाला था कि अचानक बिजली उसके पास लगे एक सूखे पेड़ पे आ गई, जिससे आग लग गई। उस टकराव में इतनी ताकत थी कि आरके उछल के एक टूटी दीवार के ऊपर से सीधे काली मंदिर में जा गिरा। बेहोश होने से पहले आखिरी बार उसका सर देवी काली के चरणों में जा लगा। आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा। थोड़ी देर के बाद जब आरके की आंख खुली तो उसने देखा कि वो पेड़ चल रहा है। उसके खुद के अंदर कुछ बहुत बदल सा गया था।
वो वहीं बैठकर आग की लपटों को देखता रहा। उसका पूरा शरीर भारी सा होने लगा, इतना भारी कि वो अपनी उंगली नहीं हिला पा रहा, मानो जैसे ब्रह्मांड का सारा बोझ उसके कंधों पे आ पड़ा। शरीर का वजन और भी बढ़ता गया। उन आग की लपटों को हवा में देखकर उसके दिल को सुकून सा मिलने लगा। फिर अचानक से उसे हल्का और हल्का महसूस होने लगा, जैसे कि उसकी पूरी बॉडी एक कॉटन बॉल जैसी लाइट हो गई हो। सारे दर्द, सारे दुख, सारे इमोशंस जो भी उसके ऊपर बोझ की तरह थे, मानो गायब से हो गए। उसने जाने देना सीख लिया था। खुद आरके के शब्दों में कहें तो यही मोमेंट था जब उनके अंतर्मन को ज्ञान मिल चुका था। उन्होंने घंटों बिता दिए पेड़ को जलकर राख होते हुए देखकर, और फिर उसके बाद उन्हें समाधि में रहने के लिए किसी आग की आवश्यकता नहीं थी। He became a natural। 3 दिन बीत गए, कोई उन्हें ढूंढने भी नहीं आया, और उनकी चिंता करता भी कौन? उनके माता पिता जो थे नहीं, ताना मारने वाला गांव जो उन्हें केवल उनके सस्ते दामों के लिए इस्तेमाल करता था। आरके जहां बैठे थे वहां से उठे ही नहीं। धीरे धीरे उन्होंने काली मां की मूर्ति की ओर देखा। मूर्ति की आंखें बंद देखकर वो फिर से परेशान हो गए। धीरे धीरे होश वापस आने लगा। उन्हें फिर से एक इंसान जैसा महसूस होने लगा, और फिर लगी बहुत जोरों की भूख। वो खाने के लिए कुछ ढूंढना चाहते थे, लेकिन उनकी फिजिकल बॉडी बहुत कमजोर हो गई थी। 1 घंटा बीत गया, ये सोचते सोचते कि शायद कोई आकर उनकी भूख मिटा देगा। फिर अचानक से उन्हें पायल की आवाज सुनाई देने लगी। ये देखने के लिए जैसे तैसे वो मंदिर से बाहर निकले कि वहां कौन है। लाल साड़ी में एक औरत मंदिर के पास चल रही थी, गाय के झुंड को चराते हुए। उन्हें देखकर आरके बहुत जोर से चिल्लाया। वो उसकी तरफ मुड़ी और आरके की ऐसी हालत को देखकर उनके पास दौड़ी चली गई। उन्होंने उससे कुछ खाने को मांगा। आरके को एक टक देखकर उन्हें 2 डिब्बे दे दिए। उन्हें खोलने पर एक में दूध और दूसरे में दही पाया। आरके ने कहा कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। वो औरत जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे आप जानते नहीं हैं, लेकिन आपको दोनों को एक साथ पीने की आदत है। आरके अचंभित रह गया। उन्होंने पूछा कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। वो मुस्कुराई और उनसे केवल वही खाने को कहा जो वो अपने साथ ले गई थी। उस औरत ने यह भी कहा कि खाने के बाद हिम्मत बांध के वो पहाड़ पर जो भी फल मिल सकता है उसे इकट्ठा कर सकते हैं। ये सुन के आरके ने दोनों को खा के अपना पेट भर लिया। आरके ने उस महिला को धन्यवाद कहा और हिम्मत जुटाकर पहाड़ के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने लगभग 1 महीना वहीं फल और सब्जियों को खाते हुए बिता दिया और अपना अधिकांश समय समाधि की स्थिति में बैठे रहकर गुजारते रहे। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। हमारे देश की इतनी अमेजिंग माउंटेन्स और उनकी वाइब्स के बारे में हमने कभी पढ़ा ही नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं खुशी खुशी आरके के साथ अपनी लाइफ एक्सचेंज कर लेता। नए सिरे से शुरू करने के लिए आरके ने अपना छोटा मोटा सामान और कुछ फटे पुराने कपड़े बांधे और शहर जाने के लिए अब वो तैयार थे। जाने से पहले वो गांव वालों से अपने बचे हुए पैसे कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार बिना डरे और जज्बे के साथ। उन्होंने उन पक्षियों का पीछा किया जो मानसून में खाना ढूंढने के लिए माइग्रेट करते हैं। पंखों के बिना भी आरके उन पक्षियों से ज्यादा खुद को आजाद महसूस कर रहे थे। उन्होंने ठान लिया था कि वो अब खुद का नाम कमाएंगे। वो समझ चुके थे कि वो अब पहले जैसे नहीं है, पर कितना अलग ये तो केवल समय ही बता सकता था। और इन सब के बीच पहला इम्तिहान शुरू हो चुका था। एग्जीबिशन के लिए मेरी कंपनी का एडवर्टीजमेंट चोरी से पहले ही हो गया था। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या क्या नहीं बंटवाया था, पेपर एड्स, पैम्फलेट्स एंड व्हाट नॉट। ऐसा ही एक पैम्फलेट आरके के पास भी पहुंच गया था, जिसमें दुकानदार ने उन्हें समोसा दिया था। वो समोसा खा ही रहे थे कि उनकी नजर पड़ी पैम्फलेट की उस फोटो पर, जिसमें काली मां की उसी मूर्ति की एंटीक पेंटिंग थी, बंद आंखों वाली। ये तस्वीर उन्हें अच्छे से याद थी और उन्हें तो पता भी था कि ये कहां से है। वो समझ चुके थे हो रही ये सभी इवेंट्स का कोई डीपर मीनिंग है। और इस तरह वो निकल पड़े प्रत्यंगिरा आर्ट गैलरी के ओनर से मिलने, जो कि हूं मैं। वो दिन बहुत बिजी था। मेरे प्राइवेट इन्फॉर्मर्स के पास चोरी का कोई सुराग नहीं था और तारीख नजदीक आ रही थी। 5 महीने से भी कम समय बचा था एग्जीबिशन होने में, और उन 4 पेंटिंग्स को खो देने के कॉन्सिक्वेंसेस को सोच के मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। और ऐसे समय में एचआर की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि कोई नौकरी की तलाश में ऑफिस आया है। बेशक ये सुन के मैं जोर से चिल्लाया,
क्योंकि ये एचआर मुझे किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे की रिक्वेस्ट थमा देता है। पर उसने बताया कि इस इंसान के पास काली माँ की पेंटिंग की जानकारी है। और ये सुन के तो मैं भैया उछल पड़ा कि हो सकता है कि इन सबसे चोरी की हुई पेंटिंग्स के कोई लीड मिल जाए। मैंने पूछा, आप काली माँ की पेंटिंग के बारे में क्या जानते हैं? जवाब में उन्होंने कहा, मैं वहीं से हूं जहां इसे पेंट किया गया था, और शायद मुझे पता है कि उस पेंटिंग की आंखें बंद क्यों हैं। यह जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। इस दाढ़ी वाले आदमी में एक अलग सा चार्म था। उसकी आंखों में मुझे शक्ति नजर आ रही थी, और शायद मुझे जवाब मिल गया था कि यूनिवर्स के पास प्लान था। खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए मैं आगे बढ़ा और हाथ मिलाया। हाय, माई सेल्फ कृष्णदेव रॉय। उन्होंने कहा, तेनाली रामकृष्ण, और आप मुझे आरके बुला सकते हैं। और उसी समय एट द वेरी मोमेंट, जो कि हमें बहुत बाद में पता चला कि काली माँ की मूर्ति पर लगी आंख की पलकें नीचे गिर गई थी। ये तो कुछ ऐसा था कि जैसे मानो खुद अपनी आंखें उन्होंने खोल दी हो। Please subscribe to this space and continue watching episode 2. Link in the description. Also, this series is available in other languages. See if you'd like to watch in a language of your comfort.